के मामले में निपाह वायरस कोरोना वायरस से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये फल खाने वाले चमगादड़ इसके नेचुरल होस्ट होते हैं। लगभग 5 मामले सामने आए थे और इन 5 में से 5 की डेथ हो गई थी। 23 मामले सामने आए और इस 23 में से लगभग 17 से 18 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक निपाह वायरस का कोई भी पर्टिकुलर क्योर और ट्रीटमेंट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 2026 भारत के IHR और NFP WHO को पश्चिम बंगाल में मिले NIV इन्फेक्शन या फिर संक्रमण के 2 पुष्ट केसों की जानकारी देता है। दोनों ही मामले पश्चिम बंगाल के परागना जिले के बारासात शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले 2 हेल्थ केयर वर्कर्स में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसमें से पहला मामला एक 25 वर्षीय फीमेल नर्स का होता है, वहीं दूसरा मामला एक 25 वर्षीय मेल नर्स का होता है। दोस्तों, इन दोनों ही पेशेंट में 2025 दिसंबर के आखिरी में NIV संक्रमण के लक्षण विकसित होते हैं और 2026 जनवरी की शुरुआत में इन दोनों ही पेशेंट को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों, 21 जनवरी 2026 को दूसरे केस यानी कि मेल नर्स की स्थिति में सुधार देखने मिलता है, वही पहला केस यानी कि फीमेल नर्स की स्थिति गंभीर रहती है। दोस्तों, इसके बाद भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने 190 से ज्यादा संपर्क के व्यक्तियों की जांच की, साथ ही साथ सैंपल लिए और इन सभी की रिपोर्ट आती है नेगेटिव। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दूसरी बार है जब निपाह वायरस का फैटेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर 0% रही। दोनों में से दोनों पेशेंट बच गए, किसी की भी जान नहीं गई। इससे पहले सिर्फ 2019 में देखा गया था जब एक 23 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट को NIV इन्फेक्शन हुआ था और आगे चलकर वो ठीक हो गया था, यानी कि यहाँ पर कोई भी डेथ नहीं हुई थी। दोस्तों, नहीं तो निपाह वायरस के जितने भी आउटब्रेक हुए हैं उनमें बहुत ही ज्यादा डेथ देखने को मिली है और जो निपाह का नॉर्मल फैटेलिटी रेट है वो है लगभग 40 से 75% का, जो कि कोरोना से लगभग 10 से 40 गुना ज्यादा है, क्योंकि कोरोना का फैटेलिटी रेट लगभग 1 से लेकर 3% तक का है। तो दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेथ के मामले में निपाह वायरस कोरोना वायरस से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर कितना पुराना है निपाह वायरस, आखिर कैसे उत्पत्ति हुई निपाह वायरस की और आखिर कैसे ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है और आखिरकार कैसे एक इंसान की जान ले लेता है। दोस्तों, निपाह वायरस आज से 27 से 28 साल पुराना माना जाता है। इसकी उत्पत्ति फल खाने वाले चमगादड़ों से हुई थी और ये फल खाने वाले चमगादड़ इसके नेचुरल होस्ट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन चमगादड़ों में कोई इन्फेक्शन नहीं भी होता, अगर इन चमगादड़ों में कोई बीमारी नहीं भी होती, तब भी ये चमगादड़ निपाह वायरस को कैरी करते हैं। दोस्तों, निपाह वायरस का पहला आउटब्रेक 1998 और 1999 के बीच सिंगापुर और मलेशिया के सुंगाई निपाह नामक जगह पर देखने के लिए मिला था और तभी से इसका नाम पड़ा निपाह वायरस। दोस्तों, निपाह वायरस के इस पहले आउटब्रेक में लगभग 276 संक्रमण के मामले सामने आए, जिसमें से लगभग 108 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, भारत में निपाह वायरस का पहला आउटब्रेक और सबसे घातक आउटब्रेक 2001 में जनवरी और फरवरी के बीच में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखा गया था, जिसमें लगभग 66 मामले सामने आए थे और इन 66 में से 45 लोगों की डेथ हुई थी। दोस्तों, निपाह वायरस का अगला आउटब्रेक 2007 में नादिया पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था, जिसमें लगभग 5 मामले सामने आए थे और इन 5 में से 5 की डेथ हो गई थी। दोस्तों, निपाह वायरस का अगला आउटब्रेक 2018 में कोझिकोड मलप्पुरम केरल में देखने मिला, जिसमें लगभग 23 मामले सामने आए और इस 23 में से लगभग 17 से 18 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, निपाह वायरस का अगला आउटब्रेक 2019 में केरल के एर्नाकुलम में सामने आया, जिसमें एक 23 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट को NIV इन्फेक्शन देखने को मिला था और आगे चलकर ये ठीक हो गया था। ये वही केस है जिसकी हमने पहले बात की कि इसमें किसी भी पर्सन की जान नहीं गई थी। दोस्तों, निपाह वायरस का अगला आउटब्रेक 2021 में कोझिकोड केरल में देखने मिला, जहां एक 12 वर्षीय लड़के को NIV इन्फेक्शन हुआ था और आगे चलकर उस लड़के की मौत हो गई थी। दोस्तों, निपाह वायरस का अगला आउटब्रेक 2023 में
कोझिकोड केरल में देखने को मिलता है, जिसमें लगभग 6 मामले सामने आते हैं और इन 6 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, निपा वायरस का अगला आउटब्रेक 2025 में पलक्कई और मलप्पुरम केरल में देखने को मिलता है, जिसमें 3 संक्रमण के केस सामने आते हैं और आगे चलकर इन 3 में से 2 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, इसका अगला आउटब्रेक और लेटेस्ट आउटब्रेक हमें देखने मिला जनवरी 2026 में, जिसकी हमने पहले बात की कि एक मेल नर्स में और दूसरा फीमेल नर्स में। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं निपाह वायरस के मोड ऑफ स्प्रेड या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, कि आखिर कैसे एनआईवी इन्फेक्शन या फिर निपाह वायरस इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, मींस फैलता है। दोस्तों, पहला मोड है एनिमल टू ह्यूमन, इसे जूनोटिक ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति इन फल खाने वाले चमगादड़ों या फिर सुअर के कांटेक्ट में मींस संपर्क में आता है, तो इस तरीके से निपाह वायरस चमगादड़ों और सुअर से स्वस्थ इंसान में पहुंच सकता है। दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे कि भैया चमगादड़ का तो हमें समझ आया, क्योंकि जो फल खाने वाले चमगादड़ हैं वो निपाह वायरस के नेचुरल होस्ट हैं, तो इनसे तो जो वायरस है वो इंसान में जा ही रहा है। लेकिन इस सुअर का क्या मामला है? एक सुअर के थ्रू निपाह वायरस कैसे एक स्वस्थ इंसान में जा रहा है? दोस्तों, जो सुअर होते हैं ये एक इंटरमीडिएट होस्ट की तरह कार्य करते हैं, मींस जो चमगादड़ हैं सबसे पहले इन सुअर के कांटेक्ट में जाते हैं, जिससे जो निपाह वायरस है वो चमगादड़ों से सुअरों में चला जाता है। और दोस्तों, इसके बाद जब स्वस्थ इंसान इन सुअर के संपर्क में आते हैं तो निपाह वायरस सुअर से इंसानों में चला जाता है। दोस्तों, और जो हमने निपाह वायरस के पहले आउटब्रेक की बात की थी मलेशिया के सिंगाई निपाह में, वहां पर भी सबसे पहले जो आउटब्रेक था उन्हीं लोगों में देखा गया जो सुअर के कांटेक्ट में थे, मींस संपर्क में थे। दोस्तों, सेकेंड मोड है ह्यूमन टू ह्यूमन। दोस्तों, अगर एक स्वस्थ इंसान एक निपाह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है या फिर निपाह संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड जैसे कि सलाइवा, ब्लड या फिर यूरिन के संपर्क में आता है, तो इस तरीके से निपाह वायरस एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। दोस्तों, तीसरा मोड है फूड बॉर्न। दोस्तों, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति इन चमगादड़ों द्वारा खाए हुए फलों को जैसे कि खजूर को खाता है, तो इस तरीके से निपाह वायरस इन फलों से उस स्वस्थ इंसान में जा सकते हैं और उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं निपाह वायरस के पैथोजेनेसिस को, कि निपाह वायरस कैसे एक पर्सन को इन्फेक्ट करता है और आखिरकार कैसे उस पर्सन की जान ले लेता है। दोस्तों, सबसे पहले निपाह वायरस माउथ और नोज के थ्रू एक हेल्दी पर्सन की बॉडी या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंट्री लेता है और एंट्री लेने के बाद निपाह वायरस जी प्रोटीन की मदद से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट इपिथेलियल सेल के साथ बाइंड होता है और इन इपिथेलियल सेल्स में एंट्री लेता है। एक बार इन सेल में एंट्री लेने के बाद निपाह वायरस रेप्लिकेट होता है, मींस अपना नंबर इंक्रीज करता है और उसके बाद ये आसपास की बाकी सभी सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। दोस्तों, और यहीं पर हमें पेशेंट में देखने मिलते हैं निपाह वायरस के शुरुआती सिम्टम्स या फिर शुरुआती लक्षण। दोस्तों, इसके बाद जो निपाह वायरस है पेशेंट के ब्लड या फिर आप बोल सकते हैं रक्त में, ब्लड स्ट्रीम में एंट्री लेता है और ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट जैसे कि हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर और ब्रेन में पहुंचता है और इन सभी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। दोस्तों, हालांकि निपाह वायरस सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सीएनएस को अफेक्ट करता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर पेशेंट में सीवियर निमोनिया कॉज करता है और वहीं अगर ये पेशेंट के ब्रेन में मींस सीएनएस में जाता है तो ब्रेन का सीवियर इन्फ्लामेशन मींस सीवियर एंसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है। साथ ही साथ क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी कॉज कर सकता है और यही कारण है कि इसका जो फर्टिलिटी रेट है मींस मृत्यु दर वो बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि भैया हम कैसे पता करें कि आखिर एक पेशेंट में निपाह वायरस का इन्फेक्शन है। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम पेशेंट के शारीरिक लक्षण देखते हैं और अगर उसके लक्षण हमें निपाह इन्फेक्शन से मिलते जुलते दिखाई देते हैं तो हमें एक आइडिया लग सकता है कि हाँ, इस पेशेंट में निपाह इन्फेक्शन हो सकता है।
दोस्तों मगर इस बात का याद रखें कि कभी भी फिजिकल सिम्टम्स देखकर सामने वाले को ये ना कहें कि आप में निपा इन्फेक्शन है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कहा तो उस बेचारे की निपा इन्फेक्शन से जान जाए या फिर ना जाए मगर हार्ट अटैक से जरूर चली जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों दूसरा टेस्ट है RT-PCR मींस रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। दोस्तों इस टेस्ट में पेशेंट के बॉडी फ्लूइड जैसे कि स्वैब, यूरिन, ब्लड और CSF का यूज करके वायरल RNA की पहचान की जाती है। ये टेस्ट निपा वायरस के इनिशियल डायग्नोसिस के लिए बेस्ट टेस्ट होता है। दोस्तों तीसरा टेस्ट है ELISA यानी कि एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे। दोस्तों ये टेस्ट पेशेंट के ब्लड में IgG साथ ही साथ IgM एंटीबॉडीज की प्रेजेंस देखता है। ये टेस्ट निपा वायरस के लेटर स्टेज के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों अब आप बोलेंगे कि भैया ठीक है, हमें डायग्नोसिस तो समझ आया कि हमें पता चल गया कि किसी भी एक पर्सन में निपा वायरस है, लेकिन इसके लिए ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक निपा वायरस का कोई भी पर्टिकुलर क्योर और ट्रीटमेंट नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब आप पूछेंगे कि भैया ये ट्रीटमेंट के चक्कर में क्यों पड़ना। सबसे बढ़िया इसका कोई प्रिवेंशन है क्या, जैसे कि वैक्सीन, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन कि आपने 2 बूंद जिंदगी की पी और आप लाइफ टाइम के लिए पोलियो से फ्री हो। दोस्तों बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक निपा वायरस की कोई भी इफेक्टिव साथ ही साथ लाइसेंस वैक्सीन नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लगातार निपा वायरस की वैक्सीन के लिए वर्क करती रही है। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि भैया आखिर ऐसा क्यों है कि इतने साल हो गए लेकिन अभी तक निपा के अगेन वैक्सीन नहीं बनी। दोस्तों वैसे तो इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है स्पोरेडिक आउटब्रेक। दोस्तों एक तो जो निपा वायरस का आउटब्रेक है वो बहुत ही रेयर है, मीन्स हमें कम देखने मिलता है। साथ ही साथ ये बहुत ही एक स्मॉल या फिर एक लिमिटेड एरिया को ही अफेक्ट करता है और बहुत ही कम पॉपुलेशन को। दोस्तों वहीं अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन जब भी बनती है उसका एक फेज 3 ट्रायल होता है, जिसके लिए एक लार्ज इन्फेक्टेड पॉपुलेशन की नीड होती है और वो चीज़ अभी तक नहीं मिल पाई। और यही कारण है कि अभी तक निपा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बनी। दोस्तों मगर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अभी भी इस पे वर्क कर रही है और हमारी भी इंडियन गवर्नमेंट और WHO से रिक्वेस्ट है कि वो भी इस पर वर्क करते रहें, क्योंकि हमें निपा वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो फैटेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट है वो कोरोना से लगभग 10 से 40% ज़्यादा है, लगभग 40 से 75% का। और अगर हमने इसे हल्के में लिया और आगे चल के अगर इसके बड़े आउटब्रेक आए तो ये इस दुनिया को हल्का कर सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसीलिए हमें पहले से ही इसकी वैक्सीन पे वर्क करना चाहिए, ताकि अगर कभी फ्यूचर में इसका एक बड़ा आउटब्रेक आता भी है तो हम पहले से ही वैक्सीन के लिए तैयार रहें और जल्द से जल्द इसके अगेंस्ट एक लाइसेंस्ड और इफेक्टिव वैक्सीन ला सकें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।